हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी जुनून तेरे इश्क का, जिसको लिखा है इनायत जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 110 हो चुके हैं। हम देखते हैं अगली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 111 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। आर्यन अचिता को लेने के लिए उसके कॉलेज गया था। अर्नब को वहां से भेज के वो अचिता के साथ उसके कॉलेज से निकल गया। अचिता भी उसको उसका वेलकम अपने कॉलेज में बहुत अच्छे से करती है, लेकिन आर्यन भी वहाँ कहाँ कम था। वो भी उसकी हर बात का जवाब आर्यन खन्ना स्टाइल में देता है। वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। कार में अचिता अपना मुंह फुला के बैठी थी और वो खिड़की के बाहर देख रही थी। वो ना ही तो आर्यन से की ओर देख रही थी, ना ही किसी बात का जवाब दे रही थी। आर्यन काफ़ी देर तक उससे बात करने की कोशिश करता है, फिर उसका सब्र टूट जाता है। वो अपनी कार को ऑटोमेटिक ड्राइविंग सिस्टम ऑन कर देता है। उसके बाद अचिता की सीट बेल्ट खोल के उसकी कमर पकड़ के अपनी गोद में बिठा देता है और उसे किस करने लगता है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि अचिता को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो आयरन को खुद से दूर करने की कोशिश करती, लेकिन वो जितना ही कोशिश करती आयरन से और भी कस के खुद के चिपका देता। आखिर में अचिता ने उसे खुद से दूर करना ही छोड़ दिया। आयरन काफ़ी देर तक उसे किस करता। जब अचिता को सांस लेने में तकलीफ हुई तो उसे छोड़ दिया, लेकिन खुद से चिपका ही रखा। अचिता और आयरन दोनों ही लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। थोड़ी देर बाद अचिता नॉर्मल होती है और आयरन को गुस्से से घूरने लगती है, लेकिन आयरन को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो बेशर्मों की तरह अपने होठों पे जी फैलाए जा रहा था। वहीं अक्षता को उसकी हरकतें देखे मारने का मन कर रहा था। उसके कान, नाक, गाल सब लाल हो गए थे। आज उसके चेहरे पे आए हुए बालों बालों और उसके कान के पीछे करते हुए बोलता है, बीवी, मैं ना इससे आगे बढ़ सकता हूँ और बहुत कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए मुझे उकसाओ भी मत, और मैं बात करूँ तो मुझे जवाब दो और अपने दिल की बात भी मुझे बताओ। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, क्योंकि अब तुम चाहो या ना चाहो मुझे तो तुम सारी ज़िंदगी झेलोगी, क्योंकि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही तुमसे दूर जाऊंगा। अब अगर तुमने मुझसे बात नहीं की ना तो पछताना पड़ेगा तुम्हें। फिर मुझे मत बोलना कि मैं तुम्हें कमर तोड़ दी। और इतना बोल के आर्यन मुस्कुराने लगता है। वहीं अचिता को उसकी बात सुन के कहीं छुप जाने का मन कर रहा था। वो उसकी गोद से उठने लगती है, लेकिन आर्यन उसे उठने नहीं देता और बोलता है, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। अशिता को उसके अपना सर हाँ मिलाती है। उसके बाद आर्यन भी उसे और परेशान नहीं करता और अशिता को अपनी सीट पर बैठ जाती है और आर्यन अपनी स्टीयरिंग फिर संभालता है। थोड़ी देर के बाद उनकी कार एक रेस्टोरेंट के बाहर रुकती है। आर्यन बाहर आता है और उसके बाद अशिता को बाहर निकालता है। अशिता उससे पूछती है, हम यहाँ क्यों आए हैं? वो क्या है ना, मेरी बीवी का मुंह गोलगप्पे की तरह फूला हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना रियलिटी में ही कुछ उसे फेवरेट गोलगप्पे खिला दूँ। अचिता का चेहरा उसकी बात सुनकर फिर गुस्से से लाल हो गया, लेकिन फिर ये आदत है कि आयरन को अभी अभी भी क्या याद है कि उसको किस जगह पे गोलगप्पे पसंद है। उसका चेहरा खिल जाता है। आर्यन उसका हाथ पकड़ के उसे अंदर ले जाता है और दोनों अपना फेस कवर कर लेते हैं ताकि कोई उन्हें पहचान ना पाए। वो दोनों एक पॉइंट पे रूम में एक प्राइवेट रूम जाते हैं और अपना फिर ऑर्डर प्लेस करते हैं। थोड़ी देर में उनका ऑर्डर आता है। वो दोनों अपना पेट भर के वहाँ से निकलते हैं। उसके बाद दोनों मूवी देखने जाते हैं। उसके बाद वो घर छोड़ देता है। दोनों ही डिनर करके खा के आते हैं और थके होने की वजह से अपने अपने रूम में जाके सो जाते हैं। सबको आशिता का खिला हुआ चेहरा देख के सुकून मिल रहा था, वरना आज तक तो वो हंसती तो थी लेकिन सिर्फ बाहर से ही। बाकी सब भी अपना डिनर कर फिनिश करके अपने अपने रूम में चले गए। आज सनम को थोड़ी तबीयत ख़राब थी। उसकी तबीयत तो काफ़ी दिनों से ख़राब थी, लेकिन उसे ध्यान ही नहीं दिया था। लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। उसे अजीब सा फील हो रहा था, ना कुछ खाने का मन कर रहा था और चक्कर भी आ रहे थे। आरब उसे डॉक्टर के पास चलने को बोलता, लेकिन आज सनम उसकी एक नहीं सुन रही थी, जाने से मना कर रही थी। लेकिन आरब भी अपनी ही जिद पे था। वो सनम को अपनी गोद में उठा के ले जाने लगा लगता है, लेकिन सनम ने उसे अपनी कसम देके कल जाने को बोल के मना कर दिया। रात से सुबह होती है। आरब पहले ही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले चुका था। आज उसने सनम को जल्दी भी नहीं उठने दिया था। आरब सबके साथ नाश्ता कर रहा था कि सनम नीचे आती है और सीढ़ी से उसे चक्कर आ रहे थे। तभी अचिता जोर से चिल्लाती है, भाभी। सब पीछे की ओर देखते हैं। सनम सीढ़ी के पास बेहोश हो चुकी थी। सब उसकी तरफ जाते हैं। आरब उसे गोद में उठा के कमरे में ले जाता है और
और आर्यन तब तक डॉक्टर को कॉल कर देता है। थोड़ी देर में डॉक्टर आ जाती हैं और सनम को चेक करने लगती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आती हैं और सबको सनम की कंडीशन के बारे में बताती हैं। डॉक्टर की बात सुन के आरव गुस्से से लाल हुआ और सनम की ओर बढ़ जाता है। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 111 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, मुझे लगता है वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 112 ऐड करता हूँ और देखता हूँ कहानी में क्या होता है। सनम की सनम की तबीयत कुछ दिनों से ख़राब थी और वो ठीक से कुछ खा पी भी नहीं रही थी और आज तो वो बेहोश हो गई थी। आरव उसे रूम में लाता है और डॉक्टर आके इसे चेक करती हैं। डॉक्टर सनम को चेक करती है और फिर उसकी कंडीशन के बारे में सबको बताती हैं। उसके बाद डॉक्टर वहाँ से निकल जाती हैं। डॉक्टर की बात सुन के आरव का पारा हाई हो गया और वो गुस्से से अपने रूम की ओर बढ़ जाता है, लेकिन अंदर जाके जब देखता है तो सनम अभी भी होश थी। उसे अभी तक होश नहीं आया था। सनम के चेहरे को देखते ही आरव का गुस्सा हवा हो जाता है। आज उसके चेहरे पे मुस्कान के साथ एक उसकी पलकें भीगी हुई थी। वो सनम के पास जाता है, उसके हाथ को अपनी हाथ में लेके वहीं उसके पास बैठता है और फिर झुक के उसके पेड़ पे किस करता है। वो बोलता है, बेबी थैंक यू हमारी लाइफ में आने के लिए। आपके डैड आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप जल्दी से आ जाओ, फिर हम दोनों मिल के बहुत धमाल करेंगे। उसके बाद सनम के माथे पे एक सॉफ्ट किस करता है और बोलता है, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। जब से तुम मुझे मिली हो तब से तुमने सिर्फ मुझे खुशी ही खुशी दी है। आई लव यू सो मच सनम। जल्दी से होश में आ जाओ, मुझे कितनी सारी बातें करनी है तुमसे और अपने बेबी से भी। वहीं दूसरी ओर घर के बाकी मेंबर्स उसकी बात सुन के मुस्कुराए जा रहे थे। दादी और बाकी सब भी उसके के साथ दादी और बाकी सब भी उनके साथ रूम के अंदर आ जाते हैं और उसके बाद आरव को बोलते हैं कि अब चल तू निकल यहाँ से और ख़बरदार जो मेरे बच्चों को अब तुमने ज़रा भी परेशान किया तो अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो अपना सामान पैक कर लेना और यूएसए के लिए निकल जाना। वैसे भी तुझे वहीं रहना है, तभी इतने सालों में वापस आया था। दादी की बात सुन के आरव बोलता है, अच्छा दादी ये क्या बात हुई? बच्चे के आते ही बच्चे के बाप से को निकाल रहे हो? हाँ तो अब तेरी ज़रूरत भी किसको है? तेरा काम ख़त्म हुआ, अब तू निकल यहाँ से। हम अपने बच्चों का ध्यान रख लेंगे, तू निकल। अच्छा तो मुझे सिर्फ इस काम के लिए रखा गया था क्या? आरव पूछता है। तो अब तक तुमने गलतफहमी क्यों पाल रखी थी? कोई कोई प्यार व्यार नहीं करता तो उससे। दादी जवाब देती है। दादी की बात सुन के आरव अपना मुंह बना लेता है। वहीं वहीं बाकी सब मुंह दबाए हंसे जा रहे थे। आरव सबको अपनी ठंडी निगाहों से देखता है और सबकी हंसी अपने उनके मुंह में ही रह जाती है। तभी आरव की मॉम आती बोलती हैं, आप दोनों बच्चों की लड़ना बंद कीजिए, अब हम अपनी बच्ची को ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद दादी एक नोट गड्डी निकाल के सनम के ऊपर घुमा के गरीबों को देने के लिए बोल देती हैं। थोड़ी देर में सनम को होश आता है। जब उसकी आँख खुलती है वो एकदम से चौंक उठती है क्योंकि पूरी फैमिली उसके पास ही बैठी थी। सब लोग अपने अपने चित्र को हाथों में लेके बैठे हुए थे और सनम की होश आने का इंतज़ार कर रहे थे। सनम सबको ऐसे देख के डर जाती है और एकदम से उठने लगती है कि दादी तभी दादी उसका हल्का डांट लगाते हुए बोलती है, बेटा ऐसी हालत में ऐसे नहीं उठते, आराम से उठो। दादी मैं ठीक हूँ सनम जवाब देती है क्योंकि उसे उसे तो अब सब कुछ पता ही नहीं था। हाँ हमें पता है तुम कितनी ठीक हो, अभी डॉक्टर बता के गई हैं। आरव उसका हल्के से डांटते हुए बोलता है और फिर उसके पास आके बैठता है और छोटे बच्चों की तरह शिकायत करते हुए बोलता है, तुम मुझे ये बताओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाने की? नहीं मैं कुछ इंपॉर्टेंट नहीं हूँ ना तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे लिए अगर होता तो तुम ये मुझसे कभी नहीं छुपाती, लेकिन नहीं तुमने मुझसे छुपाया। सनम कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती कि आरव उसे बीच में रोक देता और बोलता है, अभी तुम चुप रहोगी, मैं बोलूँगा, सिर्फ मैं बोलूँगा। जब बोलना था तब तो बोली नहीं, अब क्या बोलोगी? चुप रहो, एकदम चुप, यही अच्छा है। हाँ तो मैं कहाँ था? हाँ तो अब बोलो, क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? सनम को आरव की बात सुन गुस्सा आने लगता है या ये बोले कि उसका मूड स्विंग होने लगता है। आरव उसे शिकायत किया जा रहा था लेकिन सनम से अब उस कंट्रोल हो ही नहीं रहा था। तो आरव को रोकते हुए बोलती है, लेकिन मैंने नहीं किया, बताओगे तुम मैंने किया क्या है? ये है कि तुम प्रेग्नेंट हो और हम दोनों पेरेंट बनने वाले हैं। आरव बोलता है। आरव की बात सुन के सनम के फेस पे एक लंबी चौड़ी स्माइल आ जाती है, लेकिन आरव तो चुप हो ही नहीं रहा था। सनम उसकी बातों से इरिटेट हो रही थी। लेकिन मुझे नहीं पता था तो मैं तुम्हें कहाँ से बताती? सनम उससे कहती है, अच्छा तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम्हें ये नहीं पता, चलो
एक सेकेंड। अच्छा तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें ये बात पता ही नहीं है, मुझे पागल समझा है। आरब बोलता है हाँ मुझे नहीं पता चला। सनम जवाब देती है अच्छा तुम्हारी बॉडी में जो चेंज हो रहे हैं क्या उसका पता नहीं चला? हाँ नहीं पता चला मुझे। और तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें बहुत पता है प्रेगनेंसी के बारे में, जैसे तुम रोज़ प्रेग्नेंट होते हो आते बड़े। एक काम करना, सेकंड बेबी के टाइम में तुम प्रेग्नेंट होना। सनम आरफ को फ्लो में बोल देती है और आरफ भी जब बताता है हाँ हो जाऊंगा प्रेग्नेंट, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है साले साहब। आर्यन पीछे से बोलता है। वहीं वहीं बाकी सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। उनकी हंसी की आवाज़ से दोनों अपने होश में आते हैं कि अभी अभी क्या कर रहे थे दोनों। दोनों ही उनकी बात सुन के झेप जाते हैं और इधर इधर देखने लगते हैं। उसके बाद सब लोग रूम से निकल गए। दादी के ऑर्डर पे और घर की एक्सपीरियंस लेडी सनम को खाना खिला देती हैं और सर्च करने के लिए रूम में ही रहने देते हैं। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 112 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों आपको एपिसोड 112 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी का कोई ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।